हेलो गाइज। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट क्लास वी वाज डिस्कसिंग अबाउट solubility and we completed one topic, solubility of solid in liquid. Today we will discuss about the solubility of a gas in a liquid. Solubility of gas in liquid. टॉपिक से आपको समझ आ रहा होगा कि हमको इसमें डिस्कस क्या करना है। हमको डिस्कस करना है कि गैसेस की सोल्यूबिलिटी किस टाइप से डिपेंड करती है ना। हम एज वी नो दैट मेनली गैसेस आर सोल्यूबल इन लिक्विड्स लाइक ऑक्सीजन इज डिजोल्व्ड इन वाटर ना, जिससे एक्वाटिक एनिमल्स हमारे ब्रीदिंग करते हैं। देन HCl गैस इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। HCl गैस इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। तो चलो एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम लोग। मैंने कंटेनर दिया है और इसमें कोई लिक्विड फिल है और यहां पे एक पिस्टन लगा रखा है हमने और ये पिस्टन मूवेबल है, ये पिस्टन मूव कर सकता है और यहां हमारी गैस है। तो ये पिस्टन क्या है, मूवेबल है, इसके ऊपर वेट रख रखा है हमने, सपोज W। ओके, बट ये जो पिस्टन मूवेबल है बट यहां से गैस लीक नहीं हो सकती। पिस्टन मूव कर सकता है, ठीक है। एक कंटेनर है, पिस्टन समझ रहे हैं ना, जैसे इंजेक्शन होता है, ठीक है। तो इंजेक्शन में जो पीछे वाला है उसको हम प्रेस तो कर सकते हैं बट उसमें से हवा और कुछ भी लीक नहीं होती है, तो यहां से भी कुछ भी लीक नहीं होगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लिक्विड है, ये हमारी गैस है और ये हमारा पिस्टन, ठीक है। तो जब W1 वेट रख रखा था तो ये कंडीशन, ठीक है। तो हम समझने का ट्राई कर रहे हैं कि गैसेस डिजोल्व क्यों होती है वाटर में, क्योंकि गैस हमको पता है क्या करती है, गैसेस ऑलवेज इन रैंडम मोशन। तो जब गैस रैंडम मोशन करती है तो वो क्या करती है, लिक्विड की सरफेस से स्ट्राइक करती है और इफ उसके पास एनर्जी जाता है तो वो क्या हो जाएगी, लिक्विड के अंदर चली जाएगी। बट इफ वो कम वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रही है लिक्विड सरफेस पे तो वो बाउंस बैक भी हो जाती है। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सारी गैसेस लिक्विड में क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, बट जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है वो लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। तो थोड़ी देर बाद क्या किया हमने, इसके ऊपर वेट को इंक्रीज कर दिया। तो हम देखना के ट्राई कर रहे हैं कि हम वेट इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो वेट इंक्रीज करने का मतलब क्या है, हम ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, तो उसका क्या इफेक्ट होता है। तो मैंने इस कंटेनर को क्या किया, जो वेट था मेरा W1, मैंने उसमें कुछ वेट और रख दिया। तो बच्चों बताओ क्या होगा इफ हम लोग प्रेशर इंक्रीज करें। तो प्रेशर इंक्रीज करने से लिक्विड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लिक्विड तो इनकम्प्रेसिबल है, बट गैस तो क्या है, कंप्रेसिबल। तो गैसेज क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी और ये पिस्टन नीचे मूव हो जाएगा। तो ये पिस्टन नीचे मूव हो गया हमारा और वेट हमने इंक्रीज कर दिया। पहले W1 था और हमने अभी ऊपर में कुछ वेट रख दिया, सपोज W2, W3। ओके, तो गैसेज होगी कंप्रेस, तो गैसेज क्या आ जाएगी, गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। समझ रहे, पहले क्या था, गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे, जब हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, पास पास आ गए। अब गैस के मॉलिक्यूल्स जब पास पास आ गए हैं तो क्या होगा, पहले यही मॉलिक्यूल क्या हो रहे थे, लिक्विड से कोलाइड कर रहे थे। अब लिक्विड से जो कोलाइड करने वाले मॉलिक्यूल्स है लिक्विड सरफेस से, वो उनका नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इस वजह से सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझने का ट्राई करो, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। When we increase the pressure, ना, number of gas molecules per unit volume increases। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम लोग प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे थे। पहले देखो, पहले इतने वॉल्यूम में इतने गैस मॉलिक्यूल्स से दो ही थे, अब सेम वॉल्यूम में हम बात करें तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम
टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल सेम है, यहाँ पे जितने गैस मॉलिक्यूल्स थे अभी भी उतने ही है, क्योंकि गैस लीक नहीं हो सकती, बट वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। तो पर यूनिट नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सो नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस एंड दैट्स व्हाई सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस। तो बात समझे अब, जब हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करें तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही है, बट क्यों हो रही है, क्योंकि जब हम प्रेशर इंक्रीज करें तो गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, उस वजह से नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब गैस मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे इस सरफेस के पास तो नंबर ऑफ कोलिजन आल्सो इंक्रीजेस, सो सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस। ओके, तो इस चीज को डिफाइन सबसे पहले किसने किया था, इस चीज को सबसे पहले डिफाइन किया था हेनरी ने। जो गैस की सोल्यूबिलिटी और प्रेशर का जो रिलेशन है वो सबसे पहले किसने डिफाइन किया था, हेनरी ने। तो हमको हेनरी लॉ पढ़ना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग हेनरीज लॉ। तो हेनरी ने हमारे प्रेशर और सोल्यूबिलिटी का रिलेशन दिया था, ठीक है। हेनरी ने क्या बोला, द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। क्या बोला हमने, द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड is directly proportional to pressure of the gas। कि सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, प्रेशर। बट इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया डाल्टन्स ने। आपको डाल्टन्स के लॉ याद होंगे, लास्ट ईयर हमने क्लास 11 में पढ़े हैं ना, कि जो टोटल प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, वो सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेज होता है। क्योंकि जो हमारा टोटल प्रेशर, जैसे सपोज यहाँ का प्रेशर 1 atm है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है हमारा 1 atm, तो 1 atm ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर गैस का होगा, सारी गैसेज का थोड़ा थोड़ा प्रेशर होगा, और जब उनको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो उसके बाद इसने अपनी डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। मॉडिफाई कैसे किया आप समझने का ट्राई करिए। सपोज यहाँ पे जो हमारी गैसेज है, यहाँ पे दो टाइप की गैसेज है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो जो ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी होगी वो ऑक्सीजन के प्रेशर पे डिपेंड करेगी, और नाइट्रोजन की सोल्यूबिलिटी नाइट्रोजन के प्रेशर पे डिपेंड करेगी। सपोज यहाँ पे टोटल प्रेशर 1 atm है, तो इन दोनों गैसेस की सोल्यूबिलिटी इस टोटल प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, ऑक्सीजन की जो सोल्यूबिलिटी है, इन दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर होगा कुछ, जिसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, और इनको ऐड करने से हमको क्या मिला है, इनको ऐड करने से हमको 1 atm मिला है। तो हेनरी ने अपने लॉ को मॉडिफाई कर दिया और उसने बोला द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। उसने बोला सोल्यूबिलिटी किसके पे डिपेंड करती है, पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करती है। अच्छा, हमको कैसे पता चलेगा गैस कितनी ज्यादा सोल्यूबल हुई है, तो इस गैसेस का यहाँ पे नंबर ऑफ गैस यहाँ इंक्रीज होगी, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो जाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा होने का मतलब गैस का मोल ज्यादा होगा, और गैस का मोल ज्यादा होगा तो क्या ज्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। तो हम सोल्यूबिलिटी को मोल फ्रैक्शन से रिलेट कर सकते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं इस गैस का मोल फ्रैक्शन यहाँ ज्यादा है, मींस गैस की सोल्यूबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो उसने नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बोली, तो हेनरी ने न्यू डेफिनेशन क्या बोली, अपनी मॉडिफाइड डेफिनेशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस in solution is directly proportional to partial pressure of the gas above the liquid सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझने का ट्राई करना। उसने बोला सपोज यहां भी ऑक्सीजन है और यहां भी हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है,
तो यहाँ जो ऑक्सीजन का जो मोल फ्रैक्शन होगा लिक्विड के अंदर, ऑक्सीजन का जो मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूशन के अंदर, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगा। और पार्शियल प्रेशर कहाँ का लेना है हमको? जो लिक्विड सरफेस से जस्ट ऊपर है। यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कुछ और हो सकता है, यहाँ का पार्शियल प्रेशर इसको इफेक्ट नहीं करेगा। इसने क्या बोला? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन सॉल्यूशन। गैस का जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन के अंदर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, जिस गैस का लिया उसी गैस का पार्शियल प्रेशर लेना है कहां पे? अबव द लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस के ऊपर जो पार्शियल प्रेशर है उस गैस का, वही किसके प्रोपोर्शनल करेगा? हमारे मोल फ्रैक्शन के। अच्छा, तो इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर को हम लोग P से डिनोट करते हैं, प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? X से। ओके, तो प्रोपोर्शनल आता है तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट। हेनरी ने लॉ बनाया तो उसने अपना कांस्टेंट का नाम रख दिया हेनरीज कांस्टेंट। E क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। X क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। अच्छे से सुन लेना, X क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन फेज। ओके, और KH क्या है हमारा? KH है हमारा हेनरीज कांस्टेंट। तो बच्चों, हमने इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख लिया ना। जब हमने गैस को लिक्विड के अंदर डिसोल्व किया तो उसमें प्रेशर का इफेक्ट क्या है वो देख लिया। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और हमको किस चीज का इफेक्ट देखना चाहिए? हमको और इफेक्ट देखना चाहिए टेम्परेचर का, क्योंकि आपको लास्ट क्लास में भी याद है ना, जब हमने सोलिड को लिक्विड में डिसोल्व किया था तो हमने टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का इफेक्ट देखा था। तो इस पे भी हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से सोल्युबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो सिंपली मैं बोलूं, आप सोच के बताइए तो आपको क्या लग रहा है कि जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सोच के देखिए, डिक्रीज होगी। आप घर पे एग्जांपल ले लीजिए। सपोज कोई गैस डिजोल्व है आपकी वाटर के अंदर, तो आप जब वाटर को बॉईल करेंगे तो गैसेज उससे क्या हो जाती है? बॉईल होता है तो पानी क्या होता है? गैसेज उससे बाहर आ जाती है। तो जब टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो गैस तो बाहर आ गई, सोल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। आप समझ रहे हैं? जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सोल्युबिलिटी का मतलब क्या है? मोल फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा हमारा? डिक्रीज हो जाएगा। समझ रहे? अच्छा, इसको हेनरीज लॉ से कंसीडर करें तो P इक्वल टू क्या था हमारा? KH इंटू X। प्रेशर सपोज हमने कांस्टेंट रखा है, ये हमने क्या रखा? कांस्टेंट। मैं प्रेशर नहीं चेंज कर रहा हूं, मैं ओनली किसको चेंज कर रहा हूं? टेम्परेचर को। तो इसमें होता क्या है, जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो हेनरीज कांस्टेंट है, जो प्रैक्टिकली हमने ऑब्जर्व किया है कि हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। प्रैक्टिकली हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है, थ्योरेटिकली नहीं पता है हमको। ठीक है, अभी हम जान गए हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो जब हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीज होगा, बट इन दोनों का प्रोडक्ट तो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। इतना बोल रहा हूं 3 इंटू 2 था, प्रोडक्ट कितना था? 6। इफ इसकी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? वापस से डिक्रीज होनी चाहिए, तभी तो प्रोडक्ट हमको सेम 6 मिलेगा। ठीक है, तो x क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो आप ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीजेस, सो सोल्युबिलिटी और मोल फ्रैक्शन डिक्रीजेस। जब हम टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीज हो जाता है, सो सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। दूसरे तरीके से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? सेकंड मेथड से। ये जो प्रोसेस होती है जब हम लोग गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, ये प्रोसेस ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती है। प्रोसेस कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होती है? हीट रिलीज होती है। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू लीचेस एंड प्रिंसिपल। कल ही हमने पढ़ा है ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है? जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो ये सब आपको समझ आ गया होगा। चलो हम कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं हेनरीज लॉ। हाँ, तो लेट डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन इज इन कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स। अब इसमें क्या एप्लीकेशन है? आपको पता है कोल्ड ड्रिंक में क्या होती है? हमारी
CO2 डिजोल्व होती है ना, जो भी हम लोग पेप्सी, कोका कोला जो भी पी रहे हैं उसमें क्या होती है, CO2 डिजोल्व होती है। और हेनरी ने हमको बताया था कि गैसेस कब ज्यादा डिजोल्व होगी, जब प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। तो व्हेन वी मेड द सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक्स, वी सील द बोतल अंडर हाई प्रेशर। जब हमको बोतल पे ढक्कन लगाना है, सील लगानी है, तो वो किस कंडीशन में लगाई जाती है, हाई प्रेशर पे, ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन है हमारी स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स से रिलेटेड है। स्कूबा डाइवर्स समझते हो ना, जो हिंदी में गोताखोर बोलते हैं, नदी और में पानी के अंदर जाते हैं ना। हाँ, तो जो स्कूबा डाइवर्स है, देखा होगा ना मूवी में ना, सिलेंडर विलेंडर लेके जाते हैं, गैस वैस पानी के अंदर ना। चलो डिस्कस करते हैं। हाँ, तो जो स्कूबा डाइवर्स है, जब वो पानी के अंदर जाते हैं, तो जैसे जैसे पानी के अंदर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। आप भी कभी नदी गए हो तो जब पानी के अंदर जाते हो तो देखो अगर प्रेशर क्या होता है, नीचे जाने से इंक्रीज होता है। तो हुआ क्या, जब वो नीचे गए तो प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो जो वो गैस इनहेल कर रहे थे सिलेंडर से, वो क्या हो गई, उनके ब्लड में हाईली सोल्यूबल हो गई। यहाँ पे तो प्रेशर नॉर्मल है तो गैस नॉर्मली सोल्यूबल हो रही है, बट जब वो पानी में नीचे चले गए तो गैसेस क्या हो गई, हाईली सोल्यूबल हो गई। और जब वो वापस से वहां से बाहर निकलते हैं तो प्रेशर वापस से क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो जो सोल्यूबल गैसेस थी ब्लड में, वो वापस से एस्केप करने का ट्राई करती है ब्लड को। तो जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें क्या हो जाते हैं, बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, और कैपिलरीज क्या हो जाती है, हमारी ब्लॉक हो जाती है। हाँ तो बच्चों समझने का ट्राई करिए आप, ठीक है। जब स्कूबा डाइवर्स नीचे जाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से गैसेस हाईली डिजोल्व हो जाती है उनके ब्लड में। और जब वो वापस से बाहर आते हैं तो क्या होता है कि जब प्रेशर वापस से कम होता है ना, जब वो ग्राउंड लेवल पे वापस आते हैं तो प्रेशर फिर से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और प्रेशर कम होने की वजह से गैस के जो मोलिक्यूल्स है जो ब्लड में डिजोल्व है वो वापस से एस्केप करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि प्रेशर कम होने से सोल्युबिलिटी कम हो जाती है। उस वजह से जो हमारी कैपिलरीज होती है वो ब्लॉक हो जाती है, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं बेंट। उस कंडीशन में जो कुछ बॉडी पार्ट्स है वो वर्क करना बंद कर देते हैं। हमारे साथ भी कभी कभी होता है, हम कभी कभी बैठे रहते हैं, हमारा पैर और हाथ कभी कभी हम बोलते हैं सो जाता है या झिन होता है ना। वो किस वजह से होता है, वो ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं होने की वजह से होता है ना। तो सेम कंडीशन उनके साथ हो रही है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो गैस का सिलेंडर था उसको हीलियम से डाइल्यूट कर दिया। तो जब हीलियम से डाइल्यूट कर दिया तो बाकी गैसेस का पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो नीचे जाने पे सोल्युबिलिटी उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई। और सेकेंड थिंग क्या आती है कि जो हमारी नाइट्रोजन गैस है वो क्या होती है, पॉइजनस होती है। वो ज्यादा अमाउंट में ब्लड में डिसोल्व होगी तो वो हमारे लिए क्या है, पॉइजनस है। तो उसको भी कम करने के लिए हमने क्या किया, उसको हीलियम से डाइल्यूट किया। अराउंड 11 to 12% हमने उसमें क्या मिक्स कर दी, हीलियम मिक्स कर दी। और थर्ड हमारी लास्ट एप्लीकेशन है, जो लोग हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं। हाई एल्टीट्यूड समझ रहे हो, जो लोग ज्यादा हाइट पे रहते हैं, ऊंचे पहाड़ों पे रहते हैं ना। तो आपको पता है ग्राउंड लेवल के कंपेयर में जो पहाड़ के ऊपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं ऑक्सीजन कम होती है, ऑक्सीजन उतनी ज्यादा कम नहीं होती है। मेन डिफरेंस किस चीज का, मेन डिफरेंस है प्रेशर का। ग्राउंड में प्रेशर ज्यादा होता है और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं हाइट पे, प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और प्रेशर के डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन सोल्यूबल होती है हमारे ब्लड में वो डिक्रीज हो जाती है। बात समझे आप, जो ग्राउंड में प्रेशर ज्यादा है और हाई एल्टीट्यूड मतलब पहाड़ के ऊपर क्या है, प्रेशर कम है, ठीक है। तो जब हम लोग ऊपर चले गए तो प्रेशर क्या है, कम है। उस वजह से जो ऑक्सीजन सोल्यूबल होनी चाहिए थी उतनी सोल्यूबल नहीं होती, उसकी सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जो लोग पहाड़ों के ऊपर रहते हैं वो मेंटली और फिजिकली थोड़ा सा अनफिट होते हैं कंपेयर टू ग्राउंड लेवल, ठीक है। और इफ हम लोग भी पहाड़ के ऊपर जाए और पहाड़ के ऊपर चले तो हमको क्या होगा, हम बहुत जल्दी थक जाएंगे। रीजन क्या है, क्योंकि जो ऑक्सीजन ग्राउंड लेवल पे जितनी हमारे बॉडी में डिजोल्व होती है, सॉरी ब्लड में जितनी ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, हाइट पे उतनी ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं होती है। चलो, तो हम लोगों ने क्या आज सोल्युबिलिटी देख ली किसकी, गैस इन लिक्विड की। हमने इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख लिया, प्रेशर इंक्रीज करने से सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। टेम्परेचर का भी इफेक्ट देख लिया, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। और हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन भी देख ली। अब हमको थोड़ा न्यूमेरिकल देख लेना चाहिए। न्यूमेरिकल देखने से पहले मैं तुम्हें क्लास 11 का कुछ चीजें याद करा देता हूँ।
हमने फॉर्मूला क्या देखा हेनरीज लॉ का, P इक्वल टू KH इंटू एक्स ना। एक्स क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन फेज ना। कभी भी कोई चीज बोलो तो पूरा बोलो, ऐसा नहीं बोलना मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन सॉल्यूशन फेज। तो मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। तो मोल से मोल का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारा यूनिटलेस है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिटलेस होता है। तो K की यूनिट क्या होगी, जो KH है, जो हमारा हेनरीज कांस्टेंट है, यूनिट उसकी यूनिट क्या होगी, सेम हो जाएगी एज P ना। जो P की यूनिट होगी वो सेम किसकी यूनिट हो जाएगी, हमारी हेनरीज कांस्टेंट की। ये प्रेशर हमारा एटीएम में गिवन है, तो हेनरीज कांस्टेंट भी किसमें होगा, एटीएम में होगा। ये प्रेशर बार में है तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू किसमें पुट करेंगे, बार में। इफ ये पास्कल में है तो इसको भी किसमें पुट करोगे, पास्कल में। इफ ये mmHg या टोर में है तो इसको भी किसमें पुट करोगे, mmHg या फिर टोर में। तो हमको कन्वर्जन आना चाहिए, इफ एटीएम में है तो उसको बार में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पास्कल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलो सीखते हैं। 1 एटीएम इक्वल टू, चलो मुझे मेरे बचपन में जैसे टीचर ने सिखाया था मैं भी तुमको सिखाता हूँ ना। एटीएम को बार में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 है 1 लिख दो पॉइंट। ये A 0 के जैसा दिख रहा है 0, ये T कैसा है 1 के जैसा 1, M कैसा है, इसको टिल्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, M को घुमाओगे ऐसे तो क्या बन जाएगा 3, तो ये क्या हो गया 3 बार, ठीक है। तो 1 एटीएम इक्वल टू क्या है 1.013 बार, आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ठीक है। 1 एटीएम इक्वल टू 1.013 बार। इस एटीएम के पास्कल के साथ रिलेशन देखा जाए तो 1 एटीएम इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ठीक है। इफ आपको एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करना है तो एटीएम में आप क्या करेंगे 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 1 एटीएम इक्वल टू होता है 760 ऑफ mmHg, mmHg जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोर भी बोलते हैं, दोनों चीजें सेम है, ठीक है। इफ आपको एटीएम को mmHg या टोर में कन्वर्ट करना है तो 760 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ आपको बार को mmHg या टोर में कन्वर्ट करना है तो 750 से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। चलिए आप इतना जान लेंगे तो भी आपके कन्वर्जन सारे हो जाएंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको जो टॉपिक है हमारा ये इसकी जो फॉर्मूला, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखें। H2S एक टॉक्सिक गैस विद रोटन एग लाइक स्मेल इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। मींस क्वालिटेटिव एनालिसिस मींस किसी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP, STP याद है ना आपको, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, is 0.195 m, कैलकुलेट द हेनरीज कांस्टेंट। तो आपको क्या करना है, हेनरीज कांस्टेंट कैलकुलेट करना है और कुछ गिवन है। तो फर्स्ट हम लोग गिवन लिखते हैं ना, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। तो मुझे आप लोग बताइए क्या क्या गिवन है। अच्छा ये m किसको डिनोट करता है, m किसको डिनोट करता है, m डिनोट करता है मोलिलिटी ना। m किसको डिनोट करता है, मोलिलिटी को डिनोट करता है। और कैपिटल M होता तो क्या होती है, मोलैरिटी। तो ये क्या है हमारी मोलैरिटी, ठीक है, किसकी, H2S की। मोलैरिटी ऑफ H2S गिवन है हमारे पास कितना, 0.195 m, ओके। और क्या गिवन है, प्रेशर गिवन है क्या, अरे गिवन है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। इसको याद करना होता है, हमने क्लास 11 में याद कराया आपको, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, प्रेशर इक्वल टू होता है 0.987 बार, ठीक है। प्रेशर कितना होता है STP पे, 0.987 बार। चलो तो आपके पास मोलैरिटी है, प्रेशर है, और आपको क्या फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द हेनरीज कांस्टेंट, आपको KH फाइंड करना है। तो KH फाइंड करने के लिए हमको चाहिए मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए हमारे पास मोल होने चाहिए ना, बात को समझो। तो जो मोलैरिटी गिवन है, मैंने आपको मोलैरिटी को पढ़ना बताया था ना। मोलैरिटी की डेफिनेशन बोलिए, मोलैरिटी क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मिक्स्ड विद 1 kg सोलवेंट। इफ हमारे पास 1 kg सोलवेंट है तो उसमें
H2S के मोल कितने होंगे? इतने होंगे। मोलैरिटी की डेफिनेशन यही होती है ना, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सोलवेंट। तो हम सपोज कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा सोलवेंट कितना है? 1 kg है। लेट मास ऑफ सोलवेंट इक्वल टू 1 kg। 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। और आप समझ, याद है ना आपको, ये सोलवेंट क्या है? हमारा वाटर है, ठीक है। सोलवेंट क्या है? वाटर है, क्योंकि गैस को किसमें डिसोल्व किया हमने? वाटर में। तो हमारे पास वाटर का मास है कितना? 1 kg। तो इसके मोल आ गए डायरेक्ट। मोलैरिटी की डेफिनेशन यही होती है ना, कि मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सोलवेंट। हो सके हाँ, प्रेजेंट इन 1 kg सोलवेंट। तो मोल ऑफ सोल्यूट कितना हो गया? मोल ऑफ H2S कितना हो गया? डायरेक्टली 0.195 मोल। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमारे पास टोटल मोल्स भी चाहिए, तो हमको वाटर का मोल भी निकालना होगा, ठीक है। तो वाटर का मोल कैसे निकालेंगे? गिवन मास बाय मोलर मास। तो हमारे पास मोलर मास होना चाहिए वाटर का, तो मोलर मास ऑफ H2O। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 2। ऑक्सीजन का मास 16। मास कितना हो गया? 18 ग्राम पर मोल। ओके, तो अब हम मोल निकाल लेते हैं वाटर के। मोल ऑफ वाटर, गिवन मास कितना है? 1000। मोलर मास कितना है? 18। मैं इसको डायरेक्ट याद रखता हूं, आपका मन है तो याद कर सकते हैं, नहीं तो डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आंसर आएगा 55.55। मैं हमेशा याद रखता हूं कि 1 kg वाटर का या 1 लीटर वाटर में नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं? 55.55 मोल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज आ जाता है, ठीक है। इफ हम एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो हमारे पास टाइम कम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीजें याद कर लेते हैं। तो हमको हमेशा याद रहता है कि 1 kg वाटर में 55.55 मोल होते हैं, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं क्या? मोल फ्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि हमारे जो फॉर्मूला है P इक्वल टू KH इंटू एक्स है। जब हमको K फाइंड करना है, KH फाइंड करना है, तो हमारे पास P भी होना चाहिए और X भी होना चाहिए। तो P तो हमने फाइंड कर लिया, प्रेशर तो है हमारे पास, पर मोल फ्रैक्शन नहीं है। मोल फ्रैक्शन किसके चाहिए हमको? गैस के। तो हम फाइंड करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। H2S गैस की कैसे फाइंड होगा? मोल ऑफ H2S गैस डिवाइड बाय टोटल मोल ना। तो H2S के मोल कितने हैं? 0.195। 0.195। और वाटर के मोल कितने हैं हमारे पास? 55.55। इसको आप जब सोल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 0.0035। ओके, 0.0035। तो KH का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? KH इक्वल टू हो जाएगा P बाई एक्स। तो बस सोल्व हो गया हमारा। KH इक्वल टू क्या हो गया? P बाई एक्स H2S। प्रेशर गिवन है कितना? 0.987। और मोल फ्रैक्शन कितना है हमारे पास? 0.0035। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 282। अब कोई मुझे यूनिट बताएगा KH की यूनिट क्या होगी? हमने बताया K की यूनिट सेम रहती है जो P की यूनिट रहती है। P की यूनिट क्या है हमारी? बार। तो KH की यूनिट क्या होगी? बार। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, तभी आपका क्लियर होगा, ठीक है। इसमें अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज हमने और नहीं डिस्कस की, इसका ग्राफ नहीं डिस्कस किया ना। ग्राफ डिस्कस करना चाहिए ना। ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, ये अकेला है तो इसको मान लेते हैं y ना। प्रेशर चेंज हो सकता है, वेरिएबल है तो इसको मान लिया y। हेनरीज कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट चेंज नहीं होता। मोल फ्रैक्शन चेंज हो सकता है ना। सोल्युबिलिटी जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा होगी, तो इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे? x ना। x के साथ वाला क्या होता है? m। और यहाँ पे c कितना है? 0। तो ग्राफ बना लेते हैं y इक्वल टू mx प्लस c का। y एक्सिस में हमारा क्या है? प्रेशर। x एक्सिस में क्या है? x। इंटरसेप्ट कितना है? 0 है। ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से। और स्लोप कैसे है? m कैसा है? पॉजिटिव है, एंगल 90 से कम होगा। ये ग्राफ आ गया हमारा। स्लोप इक्वल टू क्या हो गया हमारा? kh, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ आ गया। हम नॉर्मली प्रेशर को 0 नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बीच में ग्राफ थोड़ा सा कट कर दिया, ठीक है। चलो आज के लिए बस बच्चों लिखा है।